नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारा जो सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री पे आने वाला था, आधुनिक इतिहास पे आने वाला था, वो शुरू हो चुका है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक इतिहास का एक चैप्टर, जो हमारा पहला चैप्टर होगा इस सीरीज का, जो होगा हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मतलब कि भारत में जितने विदेशी कंपनी आने लगे थे, जब मध्यकालीन का दौर खत्म हुआ था और आधुनिक इतिहास शुरू हुआ था, तो उस समय बहुत सारे यूरोपीय कंपनियों का जो है आगमन होना शुरू हुआ था भारत में। और फिर धीरे धीरे करके उनके द्वारा किए गए शासन, तो इन सब के बारे में इस सीरीज में पढ़ेंगे हम लोग, आधुनिक भारत के सीरीज में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक हम लोग जान जाते हैं, क्योंकि बेसिक अगर नहीं जानेंगे तो उन स्टूडेंट को दिक्कत होगा जो कभी इतिहास पढ़ते नहीं हैं। उनको बोरिंग लगता है इतिहास पढ़ना और इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। इस कारण से लगता है कि आप लोग सिर्फ डेट और डाटा को याद करके रट के सिर्फ पढ़ते हैं और समझते कुछ भी नहीं है, इसलिए वो हार्ड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो हिस्ट्री है वो पूरा एक कहानी के रूप में है, तो कहानी आप समझ जाइएगा तब ज़्यादा इजी हो जाएगा, अगर रटिएगा तो वो हार्ड हो जाएगा। तो एक कहानी के तौर पर पढ़ते जाएंगे हम लोग, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे और हर चीज़ आप लोग को समझ में आएगा। बस आप लोग वीडियो अच्छा से देखिएगा और अंत तक इसको देखिएगा और अपने द्वारा बनाए गए नोट्स का रिवीजन भी करिएगा। और अपने सामने आप कोई भी बुक आपके पास अगर होगा तो उसको जरूर खोलिएगा। जब हम जो भी टॉपिक बताएं तो वो बुक आप लोग जरूर खोल के रखिएगा। जैसे कि अगर बुक का बात हम कर लें तो अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो वो खोल के रखिएगा इस टॉपिक से संबंधित, मॉडर्न हिस्ट्री से, तो ज़्यादा बेहतर होगा। या आपके पास स्पेशल बुक जो स्पेक्ट्रम का आता है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। या आपके पास महेश बर्नवाल जी का बुक होगा तो वो भी बेस्ट बुक है पीसीएस लेवल तक के लिए, तो वो भी, अगर उसमें सब टॉपिक दिए हुए हैं, सब में दिए हुए हैं। अगर इन सब में से कोई भी बुक आपके पास नहीं है तो घबराने का जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल सा साधारण सा बुक आता है लुसेंट का सामान्य ज्ञान, उसमें भी बहुत अच्छी जानकारियां दी गई है, काफ़ी है आप लोग के लिए। तो उसको भी कम से कम आप लोग सामने खोल के रखिए, ताकि जब हम कोई बात बताएं तो उसमें आप मैच करिए और देखिए, ताकि दो जगह से एक सुनना और एक देखना दोनों याद हो जाएगा जल्दी आप लोग को। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका हम लोग सबसे पहले बेसिक जानते हैं कि सबसे पहले आप लोग बताइए कि आधुनिक इतिहास क्या समझते हैं आप लोग, मॉडर्न हिस्ट्री से क्या समझते हैं। अगर हम लोग किताबी भाषा में देखें तो आप लोग देखते हो कि 1707, मतलब कि 1707 ईस्वी से जब आप लोग देखते होंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो है शुरुआत हो जाता है। ठीक है, 1707, और कब तक, तो आज़ादी तक। आज़ादी तक आप लोग देखते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है। तो 1707 में क्या हुआ था, तो जो औरंगजेब की जो है मृत्यु हो गई थी, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उसके बाद उत्तर मुगल काल प्रारंभ हुआ। औरंगजेब के वंशज आगे तक बढ़ते गए और द्वितीय बहादुर शाह जफर जो द्वितीय था, उसका मृत्यु तक का इतिहास। तो देखते हैं कि यहाँ से जो है 1707 से आज़ादी तक आप लोग क्या देखते हैं कि आधुनिक इतिहास। लेकिन जब आप आधुनिक इतिहास पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग ऐसा कोई भी डेट नहीं देखेंगे जो 1700 के बाद है या 1700 है। देख लीजिए आप लोग, सब डेट जो आपको मिलेंगे 1600 के करीब, 1700 के करीब मिलेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जब ये कहा जाता है मेन रूप से 1707 से आज़ादी तक, कि वहाँ पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री अपने चरम बिंदु पे था। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए थे कि वहाँ पे जितने भी यूरोपीय कंपनी आए थे भारत, तो वो अपना पैर इस तरह से पसार चुके थे कि वहाँ पे वो शासन भी करना स्टार्ट कर दिए थे। तो कुछ लड़ाइयाँ वगैरह, तो वो सब देखते हैं हम लोग 1707 के बाद, है ना। तो उसके पहले जब वो आने का प्रयास कर रहे थे ये सब, तो क्या होता है, तो आप लोग खास करके देखेंगे कि ये जब आने का प्रयास करें तो आप लोग जानते भी होंगे कि 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाली यात्री था वो भारत आया था। तो आप लोग देखेंगे करीब करीब 1500 से लेकर और आज़ादी तक, मतलब 1947 तक के इतिहास आप लोग पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। तो 1500 का मतलब आप लोग एक ओवरव्यू समझिए कि 1500 से मतलब आज से अगर जोड़े, 2020 चल रहा है तो आज से जोड़े तो 500 साल पहले का हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, 500 साल पहले का इतिहास पढ़ेंगे। कोई ज़्यादा लंबा इतिहास प्राचीन में नहीं जाएंगे, मॉडर्न है इसलिए 500 साल तक। और 500 साल कहने का मतलब कि हमारी 5 पीढ़ियाँ, है ना, आप लोग समझ रहे होंगे। हमारे जो पूर्वज थे वो 5 पीढ़ी पहले का इतिहास पढ़ेंगे। हो सकता है हमारे 5वीं पीढ़ी के जो पूर्वज होंगे, हो सकता है वास्को डी गामा से मिले भी होंगे, तो इस कारण से। और आपको बता दें कि थोड़ा सा तबीयत मेरा सही नहीं था, इसलिए सोच रहे थे कि क्लास 2-3 दिन बाद स्टार्ट करें, लेकिन आप लोग के द्वारा बहुत ज़्यादा कमेंट किया गया वीडियो पे कि क्लास जो है आज से, कल से स्टार्ट करिए, बहुत जल्द ही स्टार्ट करिए।
और कुछ कमेंट तो ऐसे थे, इतने अच्छे थे, जिन्होंने मेरा दिल भी जीत लिया। जैसे कि एक रंजीत शाह जी का कमेंट था और पंकज वर्मा जी का कमेंट था, बहुत ही सुंदर कमेंट था। तो वीडियो तो लाना जरूरी ही था। तो चलिए अब वीडियो को देखते हैं आगे। तो समझ गए आप लोग कि 1500 से लेकर 1940 तक का हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, खास करके जो 5 पीढ़ियों तक का आपको बता दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि भारत और खास करके यूरोप के बारे में देखेंगे। ये जो है आपको हम वर्ल्ड मैप बना दिए हैं सामने में, ताकि समझने में दिक्कत ना हो, लेकिन सबसे संबंधित नहीं होना है, सिर्फ भारत और यूरोप के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि व्यापार तो इन्हीं दोनों के बीच होता था। तो समझिएगा एकदम बेसिक से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में। बुक को आगे खोल लिए होंगे आप लोग और आराम से देखिएगा इस वीडियो को। तो यहाँ आप सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है एशिया का भाग है, ठीक है, ये पूरा एशिया है। यहाँ पे देखेंगे यूरोप है, ये है दक्षिण अफ्रीका, मतलब अफ्रीका, ये दक्षिण, और यहाँ पे देखेंगे दक्षिण अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका। तो इन दोनों से उतना मतलब नहीं है, खास करके यूरोप और भारत। तो आप लोग मानचित्र को समझ रहे होंगे। ये इतिहास में खास करके मानचित्र से उतना पढ़ाई होता नहीं है, ये खास करके आपको मिलेगा ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा जरूरत होता है मानचित्र का। तो यहाँ समझने के लिए हम दिए हैं, आगे से नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार क्यों करना पड़ा, क्यों ऐसा हुआ कि भारत और यूरोप के बीच जो है भौगोलिक खोज का शुरुआत हो गया। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि जब भारत में मध्यकालीन का समय चल रहा था, मतलब मध्यकालीन इतिहास चल रहे थे भारत में, तो उस समय यूरोप में जो है एक पुनर्जागरण की स्थिति थी और पुनर्जागरण अपने चरम बिंदु पे था। मतलब यूरोप काफ़ी आगे बढ़ चुका था भारत के अपेक्षा। तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय बहुत सारे ऐसे नाविक थे, बहुत सारे वहाँ पे नेविगेटर थे जो भौगोलिक खोज करने के लिए उतरे थे, और वहाँ पे तरह तरह के आविष्कार हो रहे थे, तरह तरह के खोज हो रहे थे। तो बहुत आगे वो लोग हो चुके थे, और वहाँ पे इटली जो है वहाँ पे व्यापार का केंद्र भी बन चुका था। तो उसको देख करके यूरोप के बाकी सब देश जो है होड़ में आगे बढ़ना चाहते थे कि हम भी आगे आएंगे और इस कदम में हिस्सा लेंगे और हम भी जो है भौगोलिक खोज में साथ देंगे। तो उसी तरह से देखा जाता है कि अगर आपको हम प्राचीन में लेके चलें, ठीक है, थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं प्राचीन में, तो ऐसा नहीं है कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार इन 500 वर्ष में होना शुरू हुआ था। ये व्यापार तो हमारे हड़प्पा सभ्यता, मतलब भारत का इतिहास 5000 साल पुराना है। तो उसी समय से जो है यूरोप और भारत के बीच व्यापार होते रहते थे। लेकिन बीच में 15वीं शताब्दी में ऐसी एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई कि एक कस्तुनतुनिया नाम का जगह था, ठीक है, कस्तुनतुनिया नाम का जगह था, वहाँ पे तुर्की का जो है अधिकार था, यूरोप के देश तुर्की का अधिकार था, ठीक है, मानिए ये वाला, तो तुर्की का अधिकार था। लेकिन कुछ दिन बाद, मतलब कि बीच में ही लगभग 1450 या 1453 ईस्वी में क्या हुआ कि यहाँ पे अरबों का आक्रमण हुआ और इस क्षेत्र पे जो है अरबों का अधिकार हो गया। तो हुआ इससे क्या कि उस समय पहले से तो व्यापार होते आ रहा था, लेकिन अरबों का जब आक्रमण हुआ तो यूरोप और भारत के बीच व्यापार जो है बंद हो गया, ठप हो गया, व्यापार खत्म हो गया, और करीब करीब 50 साल तक कोई व्यापार नहीं हुए। लेकिन यूरोप तो आगे बढ़ रहा था, ये भारत भी आगे बढ़ रहा था, मध्यकालीन का दौर था, वहाँ पुनर्जागरण का दौर था, सब अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यूरोप को कहीं ये खल रहा था, उनके सभी देश को ये खल रहा था कि भारत के साथ व्यापार रुका हुआ है, तो इसको हमको आगे बढ़ाना है। लेकिन जब यहाँ का क्षेत्र ही बंद हो चुका है और अब वाले कहते थे कि आपको नहीं जाने देंगे हम भारत, ये रास्ता मेरा हो गया, तो अब हम, मेरा इस पे अधिकार है, तो यूरोप को कोई और तरीका खोजना था रास्ता के लिए। तो उसी समय होता है खोज उस रास्ता का, भौगोलिक खोज, जो कि जल मार्ग से होता है, जिसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और कई सारे नाम जो हैं आपके सामने आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था बेसिक, आप लोग को कॉन्सेप्ट बन रहा होगा एक एक चीज़ की, क्यों ये शुरुआत हुआ था, क्या स्थिति थी, सब चीज़ को आप लोग बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे, समझे। तो ये सब था 500 से देखे 1947 तक, और 1700 से आज़ादी तक आप लोग बुक में मिलेगा, और खास करके हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि आपको बताते हैं हम कि यूरोप में जब ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ कि चलो अब भारत को हम, भारत से जुड़ते हैं, भारत को खोजते नहीं है। भारत तो कहे तो कि भारत का इतिहास जो है 5000 साल पुराना, लेकिन कई बुक में भी आपको मिलेंगे कि भारत की खोज जो है वास्को डी गामा द्वारा 1498 ईस्वी में हुई। भारत की खोज नहीं हुई, भारत तक पहुंचा गया भौगोलिक खोज के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा, इसीलिए भारत को जल मार्ग के द्वारा खोजा गया था, इसलिए वो शब्द जो है उपयोग कर लिए जाते हैं। तो खास करके आइए हम लोग यूरोप में आते हैं, और उस समय बताते हैं कि यूरोप
एक समृद्ध देश हो चुका था। और यहाँ पे खास करके दो देश काफ़ी चर्चा में थे उस समय, जो कि होड़ में आगे होना चाहते थे। ये साइड के दो देश देखेंगे आप लोग, अगर आपके पास मैप होगा, मैप का जानकारी होगा आपको, तो पता होगा कि ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। पुर्तगाल से थोड़ा सा क्षेत्रफल बड़ा है स्पेन का, तो स्पेन और पुर्तगाल इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो वहीं पे शुरू होता है ये इतिहास। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पुर्तगाली, सबसे पहले देखिएगा हेनरी द नेविगेटर का नाम आता है, मतलब वहाँ के राजकुमार थे। कहाँ के? पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, इनको संज्ञा दी गई थी द नेविगेटर का, वहाँ के राजकुमार थे। और इन्हीं के द्वारा जो है दिशा सूचक का भी आविष्कार किया गया था। और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के सतत प्रयासों से जो है ये काम, भौगोलिक खोज का काम जो है बहुत आगे बढ़ पाया था। ठीक है, तो इनके द्वारा किया गया था, बहुत ज़्यादा इसमें इनके द्वारा सहयोग दिया गया था बहुत लोगों को कि आप जाइए और देश को खोजिए। तो उन्हीं में से आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले देखिए, एक ही रास्ता था जब भारत के पास पहुंचा जा सकता था उस समय में। तो थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो तो आप लोग उसके लिए दिक्कत नहीं समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे समझाया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप लोग को समझ में आएगा बेसिक से। ठीक है, और आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ से जो एक ही रास्ता था भारत जाने का, जो कि जल मार्ग के द्वारा था। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है बार्थोलोमो डियाज। इस नाम को सिर्फ ध्यान में रखिए, एक दो बार याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा। बार्थोलोमो डियाज का जो नाम आता है, ये नाम इसलिए आता है क्योंकि जब यहाँ पे उन्होंने आज्ञा दे दी, कौन? हेनरी द नेविगेटर ने, राजकुमार जो थे, वो आज्ञा दे दिए कि चलिए अब खोजिए। तो बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रयास किया गया बहुत बार। जैसे कि आप इसको ना देख रहे हैं कि इतना नज़दीक में है, यहाँ से भारत बहुत दूर हो जाता है। जब मैप में देखते हैं ये अफ्रीका है, ये भारत है, ये पूरा एशिया है, तो बहुत दूर बीच में पानी है, पूरा पानी है सब में। ठीक है, जो हरा हरा आप देख रहे हैं वो सब पानी है, तो बहुत ज़्यादा दूर होता, किसी को पता नहीं था। सिर्फ लोग पहले स्थल मार्ग से ही व्यापार किया करते थे, क्योंकि लोग को उन्हीं सबको पता था कि सिर्फ स्थल मार्ग से ही व्यापार किया जा सकता है, और तो कोई मार्ग है नहीं, क्योंकि पानी में कहीं कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का पता भी नहीं था। आज ना आप मैपिंग का सहारा जानते हैं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ इंडिया है, यहाँ चाइना है, यहाँ एशिया है, वहाँ उत्तरी अमेरिका है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, सिर्फ दिशा सूचक का उपाय हो पाया था कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, ये सब पता होना था। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि सिर्फ एक ही रास्ता था, और ये भी रास्ता कंफर्म नहीं था किसी को कि यहाँ के बाद दुनिया मिलती है, ये सब चीज़ है, किसी को कंफर्म नहीं था। ऊपर से सबको मालूम था, नीचे से पानी के माध्यम से मालूम नहीं था। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि बार्थोलोमो डियाज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति का प्रयास रहा इधर आने का और खोजने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन बार्थोलोमो डियाज, आपको नाम याद भी हो चुका होगा, जो 1487 ईस्वी, डेट उतना महत्वपूर्ण है, 1487 ईस्वी में क्या किए कि इस माध्यम से आए और यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, इस माध्यम से आए और यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पे पहुँच करके वो, यहाँ पे जब पहुँचे तो यहाँ पे पहुँच करके यहाँ पे रुके, और उसके बाद उन्हें लगा कि इसके बाद भी दुनिया है। वो इसके सहारे आए थे, यहाँ पे आए, और उनको वहाँ पे खोज भी किए, जो केप ऑफ गुड होप के रास्ता के नाम से जाना था। यहाँ पे ये रास्ता को वो नाम दिए केप ऑफ गुड होप। ठीक है, मतलब कि इसको बोला ही जाता है हिंदी में आशा अंतरीप। आप लोग बुक में देख रहे होंगे, अगर आप लोग बुक खोले होंगे तो उसमें दिख रहा होगा आशा अंतरीप। तो बोले वो वहाँ यहाँ पे आकर रुक गए, यहाँ से आगे वो नहीं बढ़े, और बोले कि इसके आगे भी जाना संभव है, इसके आगे भी दुनिया है, आशा है ऐसा, इसीलिए इसका नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप। यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन गए नहीं, वो फिर लौट गए। ठीक है, वो नाविक थे जो पुर्तगाल के ही नाविक थे। ठीक है, ये बार्थोलोमो डियाज 1487 में। उसके बाद क्या हुआ, जब ये बता दिए कि यहाँ पे दुनिया है, उसके बाद कोलंबस ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जिज्ञासा जगी कि हम भी चलते हैं, कुछ खोजते हैं, कुछ देश को हम भी खोजते हैं, और भारत को ही खोजने के लिए निकले थे। खास रूप से इन्होंने कहा कि चलिए हम भारत को खोजते हैं। लेकिन इनसे गलती क्या हुई, जब यहाँ से ये निकले, ये कोलंबस जो स्पेन निवासी थे। ठीक है, स्पेन, यहाँ पे स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। तो यहाँ से निकले थे ये पुर्तगाल, ये स्पेन से। तो स्पेन से निकले, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि भारत किस दिशा में है। खोजना इनको भारत था, लेकिन इनको पता नहीं था किस दिशा में है। किसी ने इन्हें बता दिया कि भारत जो है पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। और यहाँ से बढ़ते हुए जाके यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे क्या किए, इन्हें अमेरिका मिल गया। तो कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज जो आप देख रहे हैं 1494 ईस्वी में भारत से पहले कर ली गई थी, वो जल मार्ग से। ठीक है, ये सब समझ रहे हैं। कोलंबस आने वाले थे भारत, लेकिन दिशा ही जब बदल दिए तो उन्हें मिल गया जाके अमेरिका। तो वो अमेरिका वाले पढ़ेंगे कि कोलंबस जाके वहाँ क्या किए, किस तरह का इतिहास रहा, तो वो अमेरिका वाले पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे दूसरे
जो पुर्तगाल के वासी थे, पुर्तगाल वासी थे, ये तो स्पेन के थे। ये पुर्तगाल वासी वास्को डी गामा 1498, ये काफ़ी फेमस है और आप लोग को याद भी होगा, आप लोग बहुत बार इसको देखे भी होंगे। तो 1498 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि ये निकले पुर्तगाल से, वो तो स्पेन से निकले थे, ये पुर्तगाल से निकले और इस रास्ते होते हुए सबसे पहले पहुंचे केप ऑफ गुड होप, जो किनके द्वारा खोजा गया था, बार्थोलोम्बो डियाज के द्वारा खोजा गया था। वहां पे पहुंचे और उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं अब चलते हैं। तो ये तट से सटते सटते हुए अपने आप मतलब नाव को जो आगे बढ़ाते हुए ये पहुंचे यहाँ से, जाते जाते बहुत दिन लगा इनको, लेकिन फिर यहाँ पे अंततः पहुंचे। ये भारत की खोज किए, जो कि आप लोग जानते भी हैं, भारत का खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया और अंततः जो है केरल का कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे और यहाँ पर जो है उस समय हिंदू राजा जमोरिन का शासन था। हिंदू राजा जमोरिन थे, उन्होंने भव्य स्वागत किया इनका, किनका? वास्को डी गामा का। क्योंकि स्वागत तो करना भी था, क्योंकि इतने दिन बाद जो वहाँ पे आए थे अजीबो गरीब आदमी, क्योंकि यूरोप के जो आदमी होते थे वो पूरे गोरे गोरे होते थे और यहाँ पे सभी सावले रंग के, तो देखे होंगे कि अजीब सा आदमी यहाँ पे आया है, काफ़ी मॉडर्न आदमी होंगे वो, यूरोप को थे। तो इनके द्वारा जो है पहली बार देखा गया, तो बहुत ज़्यादा भव्य स्वागत किया गया कि आइए आपका स्वागत है, बताइए क्या आपके लिए किया जाए। तो यहाँ पे जो है वास्को डी गामा काफ़ी दिन तक रुके और यहाँ पे काफ़ी उन्होंने वहाँ पे सर्च भी किया। तो उसके दौरान क्या हुआ, जब ये लौटने लगे तो जमोरिन के द्वारा, राजा जमोरिन जो हिंदू राजा थे, उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे उनको चीज़ें दी गई, जिसमें से मसाला, काली मिर्च जो थी बहुत ज़्यादा उनको दी गई, नाव पे भर के लेके गए थे, ठीक है, उनके द्वारा, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा था, वहाँ का स्वाद अच्छा लगा था, तो उसको लेके गए थे। और जो है ये वास्को डी गामा के द्वारा भी कुछ भेंट किया गया था, जैसे कि अरबी जहाज को, हिंद महासागर के अरबी जहाज को पकड़ करके वो दे दिया गया था इनको, हिंदू राजा जमोरिन को दे दिया गया था। तो वो भी खुश, ये भी खुश। तो ये जब अपने लेके गए मसाले को लेके गए, ये यूरोप फिर से लौटे, इस माध्यम से यूरोप गए, क्योंकि कुछ मूल्य भी चुकाए होंगे उस मसाले के लिए। तो जो मूल्य चुकाए थे उनको जब ले जाकर उन्होंने यूरोप में बेचा तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। करीब करीब कहा जाता है कि 60 गुना का फायदा, ठीक है, 60 गुना का फायदा देखने के लिए मिला था किनको? वास्को डी गामा को, जब वो बेचे थे ले जाके उसको यूरोप में। तो उनको एक लालच भी हुआ कि बाप रे इतना ज़्यादा फायदा होता है यहाँ से मसाले का, तो जाके पूरे यूरोप में हल्ला कर दिए। सबको पता चल गया कि भारत में बहुत ज़्यादा मसाला है और उसका यहाँ बिक्री बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट मिलता है, क्योंकि ठंडे के दिन में जो है यूरोप में खास करके मसालों का यूज किया जाता था। उस पर लगा करके, वो जो चिकन मटन सब खाते हैं उस पर लगा करके मसालों का यूज जब किया जाता था, काली मिर्च का, तो बहुत ज़्यादा स्वाद भी आता था और थोड़ा गर्म भी करता था। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा मांग था यूरोप में उस मसाले का, इसलिए फिर से और भी यहाँ पे आए, जिसमें से आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जब ले गए तो उसको 60 गुना जो फायदा हुआ, तो उसके कारण फिर देखिए कि यहाँ पे पेड्रो अल्वारेज नाम के एक व्यक्ति फिर से आए, ठीक है, 1500 ईस्वी में। ये आए थे 1500 में। कब आए? 1498 में। वास्को डी गामा 1498 में आया और फिर जब लौट गए तो फिर उनके बाद जो है पेड्रो अल्वारेज, जो कि वहीं पुर्तगाल निवासी ही थे, तो वो भी आए। तो उनके द्वारा भी कुछ मसालों का जो है व्यापार किया गया, यहाँ से वहाँ ले गया गया। तो और ज़्यादा होड़ मचने लगा कि मसाला का जो है इतना ज़्यादा बिक्री है और इतना ज़्यादा फायदा, मुनाफा हमको होता है 60 गुना। आप सोचिए कि कोई वस्तु को आप 100 रुपया में खरीदिएगा और कोई उसको 6000 में लेने के लिए तैयार हो जाए आपसे, तो कितना ज़्यादा मुनाफा है, वही है 60 गुना। तो फिर आए पेड्रो अल्वारेज और ये 1500 में आए, फिर ये चल गए। और फिर यहाँ पे वास्को डी गामा जब चल गए थे यूरोप, फिर वो लौट के आए 1502 ईस्वी में, ठीक है, फिर आए थे, फिर दूसरे बार वास्को डी गामा, और फिर वो लौट गए थे। तो उसके बाद फिर उनकी किसी कारण से मृत्यु भी हो गई थी। तो देखिए आप लोग 2 बार जो है वास्को डी गामा आया था। तो उन्हीं से संबंधित यहाँ पे देखेंगे कि विदेशियों कंपनियों का आगमन होगा और विदेशी कंपनी का स्थापना का क्रम हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक जानकारी, जो आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और एक समझ बन गया होगा कि किस तरह से जो है कंपनी का आगमन हो रहा था और क्या ऐसी स्थिति थी कि भारत से लोग जुड़ना चाहते थे, भौगोलिक खोज हो चुका था और जल मार्ग से जो है भारत में प्रवेश कर लिया गया था वास्को डी गामा। चलिए अब इधर आते हैं, हम लोग देखते हैं खास करके कि यहाँ पे विदेशी कंपनियों का आगमन, ठीक है, विदेशी कंपनियों का आगमन का क्रम देखते हैं कि वहाँ जो विदेशी कंपनी, अब देखिए क्या हुआ कि सिर्फ पुर्तगाली ही नहीं, बाकी डच, अंग्रेज, फ्रेंच, डेनिश,
फ्रांसीसी, ये सब आना शुरू कर दिए ये देख के कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा व्यापार है भारत में, हम भी जाके व्यापार करेंगे, चलो सब चलते हैं। तो सब एक एक करके आने लगे और फिर देखिएगा वो कंपनी भी स्थापित करने लगे, अपना यहाँ वर्चस्व बनाने लगे कि नहीं हम यहीं पे रहेंगे और यहीं पे स्थापित। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इनके द्वारा कुछ युद्ध भी लड़ा गया यहाँ के शासक के द्वारा। और यहाँ पे खास करके आप देखेंगे कि 1500 के लगभग में जो शासन थे, तो उस समय आप देखे होंगे कि यहाँ पे तो मुगल का आरंभ भी नहीं हुआ था, क्योंकि 1526 में मुगल आया था और उसी समय से यूरोपीय कंपनी का आगमन होना शुरू हो गया था। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे जब काल आएगा अकबर का और जहांगीर का, तो उस समय कुछ बातें जो है जब फैक्ट्री स्टार्ट होनी शुरू हुई तो उस समय जहांगीर का काल था, मध्यकालीन का दौर चल रहा था, तो उस समय बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसमें पढ़ना। तो यहाँ देखिए कि विदेशी कंपनियों के आगमन का क्रम, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप कि सबसे पहले पुर्तगाली आया। पुर्तगाली में कौन? वास्को डी गामा आए थे, कब? 1498 ईस्वी में, ये तो याद हो गया होगा। फिर उसके बाद डच आए, ठीक है, उसके बाद सीधे डच आए। डच खास करके हम लोग हॉलैंड और नीदरलैंड वाले एरिया के लोगों को कहते हैं। तो डच आए 1596 में, करीब करीब देखिए 100 साल हो गया था, 98 साल। उसके बाद सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में ही पुर्तगाली गए थे। जैसे कि आप लोग पता होगा गोवा दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार था और 1961 में ये गए, तो सबसे पहले आए और सबसे बाद में भारत से भगाए गए थे ये। तो यहाँ देखिए कि डच जो है 1596 में आए थे और फिर देखिए यहाँ पे अंग्रेज आए थे, ठीक है, डच के बाद अंग्रेज। तो इस सीरीज को याद भी रखिएगा। और फिर अंग्रेज के बाद फ्रेंच आए थे जो 1664 ईस्वी में, और अंग्रेज 1600 में आए थे। तो इस डेट को याद रखना ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इसको ट्रिक से एक याद रख लीजिएगा, एक ट्रिक आप लोग को देते हैं। जैसे आप लोग को PDF पता होगा, PDF, तो वो PDF को आप लोग यहाँ पे लिखिएगा PDEF, ठीक है, इससे याद हो जाएगा आप लोग को ये ट्रिक। P से हो गया पुर्तगाली, D से हो गया डच, E से हो गया इंग्लिशमैन मतलब अंग्रेज, और F से हो गया आपका फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 1498, 1596, 1600 में जब आप लोग पता होगा एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा घोषणा पत्र दिया गया था कि जाइए 15 वर्ष तक आप लोग शासन करिए और वहाँ पे जाइए कंपनी खोलिए, 15 वर्ष तक का ही जाया था और धीरे धीरे उसको बढ़ाते गया। तो अंग्रेज भी आए, फिर फ्रेंच आए थे और भी आए थे, जैसे डेनिश, फ्रांसीसी, ये सब भी आए थे। लेकिन हम लोग खास 4 को पढ़ेंगे, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच होंगे। तो इनसे संबंधित जानकारी आपको समझ में आ गया, डेट समझ में आ गया कि कब वो किस तरह से आए थे। और अब हम लोग देखते हैं कि विदेशी कंपनियों की स्थापना का क्रम, कि वो आए तो लेकिन कंपनी थोड़ा डिस्टेंस में स्थापित किए हैं। मतलब देखते हैं कि कौन से डेट में वो कंपनी स्थापित किए हैं और उनकी व्यापारिक कोठी, मतलब कि व्यापारिक केंद्र कह लें या उनका ऑफिस कह लें, जैसे हर चीज़ का ऑफिस होता है, तो वो आए तो ऑफिस कहाँ कहाँ खोले, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, 1498 में उसने स्थापना कर दी कंपनी के आते के साथ, यहाँ पे अपने एक कंपनी छोटा सा स्थापना कर दिया कि यहाँ पे हम लोग का होगा। और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि अंग्रेज आए। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा बदल जाता है कि यहाँ डच पहले आए थे। कंपनियों का अगर आगमन होगा, विदेशी कंपनियां बोल रहे हैं, विदेशी व्यक्ति बोल रहे हैं, तो उनका आगमन सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए। और डच करके खास करके आपको बोलते कि डच आए तो थे भारत, लेकिन वो क्या हुआ था कि व्यापार करने, देखिए क्यों यहाँ 3rd नंबर पर चल जाते हैं वो, कि आए थे 2nd में और यहाँ उनका स्थापना क्रम 3rd में चल जाता है, इसलिए क्योंकि आए थे भारत, लेकिन इनका स्थापना जो कर दिए जाके वो इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में, सुमात्रा जावा द्वीप पर था, वहाँ पे जाके ये स्थापना कर दिए थे अपना कंपनी का, और वहीं पे व्यापार करना स्टार्ट किए थे शुरुआत में, और फिर लौट के भारत आए थे। तो आने का क्रम डच का पहले है, लेकिन कंपनी में 3rd नंबर पे हो जाता है। तो ये PDEF से आपको याद रखिएगा कंपनियों का आगमन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इन्हें कि इसको मैच कर दीजिएगा। तो विदेशी कंपनियों की स्थापना का क्रम हम लोग देखेंगे। पहले पुर्तगाली आए 1498 में, फिर अंग्रेज आए 1600 में स्थापित किए, फिर डच आए जो 1602 में स्थापित किए, और फिर फ्रांसीसी या फ्रेंच द्वारा 1664 में कंपनी का स्थापना किया गया। और ये देखेंगे हम लोग व्यापारिक कोठी कहाँ कहाँ वो लोग स्थापित किए थे, मतलब अपना ऑफिस कहाँ कहाँ वो खोले थे, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। खोले थे अपने पहला केंद्र, और भी बहुत सारे खोले थे, लेकिन पहला व्यापारिक कोठी इन्होंने कहाँ खोला था, तो पुर्तगाली जब भारत आए थे तो उन्होंने कोचीन में, कोचीन, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। कोचीन में जो है सबसे पहले वो अपना व्यापारिक कोठी खोले थे। कोचीन कहाँ, जो कि केरल का भाग है यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे वो अपना व्यापारिक खोले थे, जो कि कोचीन 1503 में आए थे 1498 में, और 5 साल बाद जो है 1503 में कोचीन। तो उतना डेट पूछता नहीं है, खास करके ये पूछता है। तो कोचीन में खोले थे, ठीक है।
और फिर देखिए कि अंग्रेज जब आए 1600 में, तो उन्होंने अपना कहाँ खोला, सूरत में। यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 1608 में इन्होंने स्थापित किया था सूरत में फैक्ट्री, लेकिन सूरत में इनका पहला फैक्ट्री तो स्थापित हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में फंस भी जाते हैं स्टूडेंट काफ़ी। इसमें क्या होता है कि पहला पूछता है केंद्र कहाँ पे स्थापित किए थे, तो अगर भारत का हम दक्षिण भारत देखें, ठीक है, तो यहाँ पे सूरत में तो स्थापित कर दिया था पहला, लेकिन इसको क्या हुआ था, उस समय जहांगीर से कुछ अनबन हो गया और उसके बाद क्या हुआ, जहांगीर बोला कि नहीं यहाँ से हटाओ, तो वहाँ पे नींव पड़ गया था, लेकिन फिर काम बंद करवा दिया गया। तो ये क्या किए कि मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश वाले एरिया में है, तो वहाँ जाके अपना जो है केंद्र स्थापित किया और वहाँ पे फैक्ट्री बन के जो है 1611 में तैयार हो गया था, और यहाँ पे जो नींव पड़ गया था 1608 में। ठीक है, अब बताइए कि 1608 में यहाँ नींव पड़ गया लेकिन रुक गया, और 1611 में वहाँ जाके वो बना लिए, कौन, ये अंग्रेज बना लिए, 1611 में अपना फैक्ट्री बना के तैयार कर दिए। और तैयार जब कर दिए तो फिर यहाँ पे इजाज़त मिल गया जहांगीर के द्वारा कि ठीक है चलो तुम बना लो, तो फिर यहाँ पे काम जो है 1613 ईस्वी में पूरा हो गया था। तो अगर क्वेश्चन आए कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, कहाँ स्थापित की थी, तो हो जाएगा सूरत, और कहाँ बन के तैयार हो गया था, तो मसूलीपट्टनम में। आप लोग समझ गए इस बात को। तो फिर यहाँ देखिए कि डच के बारे में है 1602 में यहाँ पे आए और मसूलीपट्टनम, जो बताया आपको हम कि यहाँ का एरिया है, आंध्र प्रदेश का एरिया है, मसूलीपट्टनम में इनका फैक्ट्री जो है स्थापित हुआ। और फिर जो है ये फ्रांसीसी जो थे, इन्होंने 1664 में आया और अपनी फैक्ट्री जो है सूरत में लगाई, यही सूरत जो गुजरात में स्थित है, तो वहाँ पे फैक्ट्री लगाया। तो ये दोनों तो ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी का सूरत आप लोग याद कर लीजिएगा। और पुर्तगाली जो है कोचीन, तो वहाँ पे तो सबसे पहले वो आए ही थे और वहाँ पे स्थापित किए कंपनी, और फ्रांसीसी का सूरत और डच का मसूलीपट्टनम। तो ये सभी बातें जो आपको याद हो चुकी है। ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि आधुनिक भारत से संबंधित एक बेसिक टॉपिक था, इन बातों को आप लोग को समझना बहुत जरूरी था शुरुआत में, जिसको आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया होगा कि कैसे यूरोपीय के द्वारा जो है भौगोलिक खोज किया गया और कैसे कंपनियों का आगमन हुआ और स्थापना का क्रम भी आप लोग ने समझ लिया। ये एक बेसिक था, और इसके आगे भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे एकदम आराम से, जिसमें आप लोग ने देखा कि व्यापारिक कोठी वगैरह स्थापित हो गए, कंपनियों का स्थापना भी हो चुका है। इसके बाद जो है कई वायसराय जो है यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भेजे जाएंगे, और यहाँ पे कई सारे जो काम है वो पुर्तगाली के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, डच के द्वारा, फ्रांसीसी का द्वारा किए जाएंगे, और इन सभी के बीच भी कुछ युद्ध होंगे जिसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, उम्मीद है सब समझ में आया होगा। यहीं तक रखते हैं वीडियो को, और आप लोग एक काम करिएगा कि कमेंट करिएगा आप लोग कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। पहला कमेंट ये करिएगा कैसा लगा वीडियो आप लोग को, और दूसरा कमेंट ये कि इस वीडियो में और क्या बदलाव किया जाना चाहिए आपके द्वारा। कुछ और बदलाव का अगर जरूरत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम वो बदलाव करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक करिए, और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिए, ताकि अगला वीडियो जो लाएं सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।